Hello students, welcome back to your own channel that is Maths Zone with Pratyush sir. So finally बच्चों we are back with the new video, एजुकेशनल वीडियो आफ्टर ए लॉन्ग टाइम. तो जैसे कि मैंने बोला था ड्यू टू सम टेक्निकल इशूज एंड सम वर्कलोड ऑल्सो मैं आई वॉज नॉट एबल टू अपलोड एनी एजुकेशनल वीडियो. बस संडे वाणी का वीडियो आ रहा था जैसे तैसे करके. मैं आप लोग को वादा किया था कि संडे वाणी वाला वीडियो जैसे भी करके आएगा चैनल में, तो वो हर संडे को मैं शूट कर ले रहा था. बट एजुकेशनल वीडियो बनाने के लिए मेरे पास उतना टाइम नहीं बच रहा था, इसलिए ये वीडियो बहुत ही लेट में आया. बट जैसे कि आपको पता है देर आए दुरुस्त आए, तो मैंने एक बहुत अच्छा वीडियो लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, क्लास 12 के बच्चों के लिए. बहुत जल्दी क्लास 10 के बच्चों के लिए भी आ जाएगा. तो ये जो बच्चों वीडियो है ये है आपका सॉल्यूशन ऑफ द सैम्पल पेपर, जो कि रिलीज़ किया है सीबीएसई ने. कुछ दिन पहले रिलीज हुआ था. मैं सोच रहा था और थोड़ा पहले आ जाता तो अच्छा होता, बट कोई बात नहीं. सीबीएसई ने बहुत अच्छा वाला एक सैम्पल पेपर दिया है, क्योंकि बहुत सारा कन्फ्यूजन था हमारे दिमाग में. कन्फ्यूजन डाउट्स, बहुत सारा डाउट्स या फिर कन्फ्यूजन था कि कैसे क्या क्वेश्चन आएगा. वो तो पहले से बता दिया था कि एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आने वाला है, एमसीक्यू के साथ केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन आने वाला है, एसेशन रीजनिंग क्वेश्चन आने वाला है. बट कितना कहाँ से क्या आएगा वो हमको पता नहीं था, और कैसे पेपर आने वाला है वो भी हमको पता नहीं था. तो सब इसी के लिए सैम्पल पेपर का वेट किए थे. जैसे कि हर एग्ज़ाम से पहले एक सैम्पल पेपर सीबीएसई रिलीज़ करते हैं, तो इस बार भी वो नया पैटर्न का एक सैम्पल पेपर क्वेश्चन रिलीज़ किए हैं, जिसको देखते वो सीबीएसई ने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है कि इस रिलेटेड क्वेश्चन, इस लेवल ऑफ क्वेश्चन आने का चांसेस 80 to 90% है. तो हमको बहुत अच्छे से बीट बाय बीट हर क्वेश्चंस को जाना है, हर क्वेश्चन को समझना है, कॉन्सेप्ट समझना है कि कहाँ से क्या क्या क्वेश्चंस आ रहा है और क्या पॉसिबिलिटीज़ है आगे में एग्ज़ाम में, टर्म 1 में क्या आपका प्रिपरेशन रहना चाहिए. इस रिलेटेड क्वेश्चंस को कैसे प्रैक्टिस करेंगे, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, एसेशन रीजनिंग अगर आएगा तो कैसे करेंगे, एमसीक्यू को सोल्यूशन करने का कैसा क्या फॉर्मेट रहता है, सारा कुछ मैं ये वाला वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ. तो पहले जो बच्चे अभी तक नए हैं, कुछ बच्चे नए हैं, कुछ बच्चे पुराने हैं. हमारा फैमिली बहुत दिन से चल रहा है, तो ऑब्वियसली हम लोग सब एक फैमिली से ही रिलेट करते हैं. तो कुछ बच्चे नए फैमिली में ज्वाइन किए हैं, कुछ बच्चे पुराने हैं. बट क्या हो रहा है ना, वीडियो में जितना भी छोड़ता हूँ आप लोग देखते तो हो, वहाँ से मुझे वॉच टाइम तो मिल रहा है, बट उतना सब्सक्राइबर नहीं मिल रहे हैं जितना मेरे वीडियो को देखा जा रहा है. तो कुछ बच्चे क्या होता है, वीडियो देख के अचानक से वो लोग चले जाते हैं, क्योंकि पढ़ाई का इतना प्रेशर रहता है क्लास 12 का, मुझे भी समझ में आ रहा है. बट जब भी आप लोग देख रहे हो, एटलीस्ट वो सब्सक्राइब का बटन अगर दिख रहा है, आप लोग उसको सब्सक्राइब कर सकते हो. मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप लोग सब्सक्राइब करोगे वीडियो को, तो आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जो कि आपको हेल्प करेगा तुरंत आके आप लोगों को वीडियो को देखने के लिए. क्योंकि क्या होता है ना, एक बार अपलोड हो जाता है, आप लोगों को पता नहीं चलता, आप लोग फिर सर्च करके जाने के बाद बहुत देरी 2-3 दिन बाद उसको देखते हो. तो इसमें क्या होगा ना, आप लोगों को तुरंत ही पता चल जाएगा. तो हो सके तो वो सब्सक्राइब का बटन डाल लो. बस मैं ये नहीं बोल रहा सब्सक्राइबर बढ़ाओ, बट आप लोगों के बेनिफिट के लिए ही मैं बोल रहा हूँ, ठीक है. तो ये तो बात गया नॉर्मल बात. अभी सीधा आते हैं ज़्यादा देरी ना करके, क्योंकि आपका 12th का एग्जाम है, आपको प्रिपरेशन भी करना है. तो वीडियो को जितना शॉर्ट रखूंगा मैं उतना ट्राई करूंगा शॉर्ट रखने के लिए. तो पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्वेश्चन पेपर कैसे बनाया गया है सीबीएसई की तरफ से. ये मैथमेटिक्स का जिसका कोड होता है 041 होता है, उसका कोड सब्जेक्ट कोड होता है. सेशन 21-22 के लिए, टर्म 1 के लिए वो पहले मेंशन कर दिया है, क्लास 12 मैथमेटिक्स. मैक्सिमम मार्क जैसे कि वो पहले से ही बोल दिया था 40 मार्क का मैक्सिमम मार्क होने वाला है. बट ये थोड़ा सा एक आ गया कि 90 मिनट्स का पेपर होने वाला है. 90 मिनट्स का पेपर होने वाला है, तो 90 मिनट्स मैं सोच रहा था कि एटलीस्ट 2 घंटा मिलेगा, हम बच्चों भी सोच रहे थे. बट 90 मिनट्स का आपको टाइम मिला है, दैट मीन्स 1 घंटा 30 मिनट्स का टाइम मिला है आप लोगों को, ठीक है. 1 घंटा 30 मिनट का टाइमिंग मिला है, जिसमें कि आपको 40 एमसीक्यू करना है. अभी कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लेते हैं कि जनरल इंस्ट्रक्शंस क्या होने वाले हैं आपका. जनरल इंस्ट्रक्शन में अगर हम देखेंगे अच्छे से, ओके, जनरल इंस्ट्रक्शंस को अगर हम पढ़ेंगे अच्छे से बच्चों, तो यहाँ पे आपका जनरल इंस्ट्रक्शंस गिवन है. थोड़ा ध्यान से अगर आप लोग देखोगे जनरल इंस्ट्रक्शन को, तो द क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 3 सेक्शन ABC. अगर देखा जाए तो वहाँ पे आपका कितना सेक्शन दिया जा रहा है, ABC 3 सेक्शन दिया जा रहा है.
3 सेक्शन दिया जा रहा है, ठीक है। और वो 3 सेक्शन से आपको कितना सेक्शंस करना है, तीनों ही सेक्शन करना है। बट आपको क्या लिखा है, सेक्शन ए हैज़ 20 MCQs आउट ऑफ विच यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 16, मतलब 20 MCQ है, आपको कितना अटेम्प्ट करना है, 16 अटेम्प्ट करना है। सेक्शन बी में भी 20 MCQs विल बी देयर एंड you have to attempt any 16, and in section number 3 also there will be 10 MCQs but out of which you have to attempt any 8। तो 10 क्वेश्चन सेक्शन वाइज मिलेगा, बट आपको अटेम्प्ट कितना करना है, 16 16 8। तो अगर मैं टोटल नंबर अब कैलकुलेट करूँ तो टोटल 50 क्वेश्चन विल बी देयर एंड यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 40 क्वेश्चन, एनी 40 क्वेश्चन। इज दैट वेरी मच क्लियर? बहुत ही अच्छी बात, बहुत अच्छा सा एक कॉन्सेप्ट दिया है कि 20 से 16, 20 से 16, 10 से 8। बट यहाँ पे एनी 16 का मतलब क्या है, आपको बहुत श्योर होना है। आपको जितना 16 आ रहा है सेक्शन ए और सेक्शन बी से, और जितना 8 क्वेश्चन आ रहा है सेक्शन सी से, उतना को ही आपको अटेम्प्ट करना है। क्योंकि बाकी अगर आप 20 on 20 अटेम्प्ट कर दे रहे हो तो फर्स्ट 16 विल बी कैलकुलेटेड, फर्स्ट 16 क्वेश्चंस विल बी कैलकुलेटेड। यहाँ पे लिखा नहीं है बट सीबीएसई फिजिक्स केमिस्ट्री में ऑलरेडी मेंशन कर दिया है, मतलब ऑब्वियसली मैथ में भी वैसे ही करेगा कि 16 पहला 16 अगर आप 20 का 20 कर भी दे रहे हो तुक्का मार के, या फिर छोड़ना नहीं है आपको क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बट वहाँ पे सीबीएसई क्या करेगा, आपका पहला 16 ही कैलकुलेट करेगा। चाहे आपका 4 16 मतलब 17 18 19 20 नंबर अगर सही भी है और बट 1 से 16 तक कोई भी 2-3 नंबर गलत हो रहा है तो वहाँ से आपका मार्क कटने वाला है। तो आप बहुत श्योर होना पड़ेगा आपको कि क्वेश्चन पेपर जब भी अटेम्प्ट कर रहे हो, जो 16 आपको सेक्शन ए से, जो 16 आपको सेक्शन बी से, और जो 8 आपको सेक्शन सी से अच्छा से पता है, परफेक्टली आ रहा है उसका आंसर, उसी को अटेम्प्ट करो। वरना अगर बाकी अटेम्प्ट करोगे तो फर्स्ट 16 विल बी कैलकुलेटेड, फर्स्ट 16 क्वेश्चन विल बी कैलकुलेटेड। तो ये तो था जनरल कॉन्सेप्ट। और देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क, मतलब 1 मार्क फॉर ईच क्वेश्चन वो दिया है। 40 क्वेश्चन है, 40 मार्क है, 1.5 घंटा, 40 मार्क टोटल टर्म 1 का, ये आपका सैम्पल क्वेश्चन पेपर। तो ये हो गया एक बेसिक सा नॉलेज। अभी सीधा आते हैं क्वेश्चन में, देखते हैं लेवल अप क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आया है, कैसे लेवल का क्वेश्चन है, उसका सोल्यूशन मैं ऑलरेडी करके रखा हूँ, बस मैं समझा दूंगा आप लोग, बट आप लोग को खुद से करना है। जो भी प्रॉब्लम होगा आप लोग इसको देखना। तो मैं इसको पार्ट वाइज वीडियो में कर दूंगा क्योंकि एक साथ पूरा वीडियो करने में बहुत लेंदी हो जाएगा, 1.5 घंटा का हो सकता है। तो मैं इसको पार्ट वाइज कर दे रहा हूँ, 1 से 20 तक एक पार्ट और 21 से 45 तक 45 तक सेकंड पार्ट, और केस बेस्ड स्टडी का अलग से मैं लाऊंगा, तो वो छोटा सा वीडियो होने वाला है। तो ये वाला वीडियो हमारा 1 से लेकर 20 नंबर तक हम डिस्कस करने वाले हैं, तो पूरा लास्ट तक रहेंगे। और अगर आप लोग कर लिए हो तो बस एक क्विक रिवीजन के लिए आप लोग उसको 2x स्पीड में भी देख सकते हो, बट देख लेना, कहीं ना कहीं आप लोग को आप लोग को थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट भी पता लग जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा बच्चों देरी ना करके वीडियो को स्टार्ट करते हैं फिर, ठीक है। तो सेक्शन ए में आते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। दिस इज अवर फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों। सो दिस इज अवर फर्स्ट क्वेश्चन। आई होप कि ये वाला आपको स्क्रीन में विजिबल हो रहा होगा। मैं थोड़ा स्क्रीन को बढ़ा देता हूँ। ओके, सो दिस इज अवर फर्स्ट क्वेश्चन, जहाँ पे कि वो बोला है आपको, ओके, सो दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन जहाँ पे कि वो आपको मेंशन कर दिया है ऑलरेडी। दिस इज आवर सेक्शन नंबर 1, सेक्शन नंबर ए। इन दिस सेक्शन अटेम्प्ट एनी 16 क्वेश्चन आउट ऑफ क्वेश्चन 1 to 20, 1 से 20 तक जितना भी क्वेश्चन है आपको कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, 16 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क वेटेज, एक क्वेश्चन का 1 मार्क है। तो पहला क्वेश्चन में आते हैं बच्चों, पहला क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 जिसका मार्क कितना है, 1 मार्क है। ओके, सो साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2 इज इक्वल टू डैश, ठीक है। तो ये आ गया आपका ITF का क्वेश्चन, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, चैप्टर नंबर 2, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है क्योंकि साइन π/3 प्रिंसिपल वैल्यू आपको निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है। सिंपल सा क्वेश्चन, रेगुलर क्लासेस में भी आप लोग किए होंगे, NCERT लेवल का क्वेश्चन है। तो सीधा सोल्यूशन में जाते हैं। आप लोग अगर करना है आप लोग पॉज करके उसको कर सकते हो और फिर सोल्यूशन चेक करके देख सकते हो कि आपका सोल्यूशन मैच कर रहा है कि नहीं। बट मैं आपका सोल्यूशन को जल्दी ले रहा हूँ क्योंकि जितना लेंदी करेंगे वीडियो उतना आपके लिए भी टाइम वेस्ट होने का चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। तो डायरेक्टली मैं उसका सोल्यूशन में आता हूँ। मैं ऑलरेडी सोल्यूशन करके रखा हूँ, ठीक है। बस आपको चेक करना है कि आपका सोल्यूशन सही हो रहा है कि नहीं। तो उसका सोल्यूशन बच्चों कुछ इस तरीका का होगा। लेट मी चेंज द कलर। ओके, तो साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2, जैसे कि बच्चों आपको पता ही है साइन इनवर्स माइनस थीटा विल बी माइनस ऑफ साइन थीटा।
साइन इनवर्स थीटा, ये तो आपको पता ही है। तो वो वाला प्रॉपर्टी अगर आप यूज करेंगे तो साइन इनवर्स -1/2 विल बी माइनस ऑफ साइन इनवर्स 1/2, एंड साइन इनवर्स 1/2 होता है π/6 में, सो इट विल बिकम माइनस ऑफ π/6। तो इधर π/3 था, इधर माइनस π/6 आ गया, माइनस माइनस ये हो गया आपका प्लस, तो π/3 प्लस π/6 विल बिकम π/2, तो साइन π/2 विल बिकम 1। सो ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। आप लोग चेक कर सकते हैं, आपके पास सिंपल पेपर होगा, वरना नहीं है तो मैं यहाँ पे नीचे में दे रहा हूँ, आप लोग डाउनलोड करके वहाँ से देख सकते हो। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज योर 1। सो 1 नंबर बहुत सिंपल है, 1 मिनट के अंदर बहुत जल्दी से हो जाएगा अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। तो दैट इज ऑल अबाउट योर क्वेश्चन नंबर 1। सो सीधा बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में। मैं ज़्यादा देरी नहीं कर रहा, मैं थोड़ा स्पीड में जा रहा हूँ क्योंकि सारा कुछ को कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है और आपको जल्दी जल्दी भी थोड़ा क्लियर करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है चेक कर लो कि द वैल्यू ऑफ के, कंटिन्यूटी का क्वेश्चन, कंटिन्यूटी का क्वेश्चन चैप्टर नंबर 5, ठीक है, चैप्टर नंबर 5। ये थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन हो सकता है, तो चेक करते हैं। द वैल्यू ऑफ के वेयर के इज लेस देन 0 फॉर व्हिच द फंक्शन इज एफ इज डिफाइंड बाय, कुछ एक फंक्शन दिया है 1 माइनस कॉस के एक्स बाई एक्स साइन एक्स वेयर एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 एंड 1/2 वेयर एक्स इज इक्वल टू 0 इट इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ पे वो बोल दिया कि एक्स नॉट इक्वल टू 0 में आपका 1 माइनस कॉस के एक्स बाई एक्स साइन एक्स है और एक्स इक्वल टू 0 में 1/2 है। मतलब यहाँ पे आपका LHS और RHS दोनों वैल्यू में ही आपका इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, क्योंकि सिंस ऑलरेडी इट इज गिवन दैट इट इज अ कंटिन्यूस फंक्शन, तो ऑब्वियसली LHS इक्वल टू RHS इक्वल टू फंक्शन एट दैट पॉइंट होता है। तो आपको LHS RHS मतलब लिमिट का वैल्यू निकालना है और उसको 1/2 के साथ कंपेयर करके वहाँ से k का वैल्यू निकालना है। बहुत सिंपल है, मैं इसको दो तरीका से आप लोगों के लिए करके लाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे एक तरीका अगर हम नॉर्मल प्रोसेस में बच्चों करेंगे, मैं थोड़ा सा इसको कम कर देता हूं। तो अगर बच्चों आप नॉर्मल प्रोसेस में इसको करने जाएंगे तो आई होप कि ये थोड़ा सा पूरा लिमिटिंग वाला प्रोसेस में अगर करेंगे तो थोड़ा सा बड़ा होने वाला है, बट करना तो पड़ेगा आपको। तो 1 माइनस कॉस के एक्स था, सेकंड ये पहले मैंने स्टेप लिखा, सेकंड स्टेप में मैंने क्या किया, हमको के एक्स बाई 2 लाना था, क्योंकि साइंस सॉरी 1 माइनस आपको पता है 1 माइनस कॉस थीटा, हाँ 1 माइनस कॉस 2 थीटा विल बी 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, ये तो आपको पता ही है फॉर्मूला, ट्रिगोनोमेट्री फॉर्मूला 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस के एक्स विल बी 2 साइन स्क्वायर के एक्स बाई 2 हो जाएगा, और नीचे में रह गया आपका साइन एक्स साइन एक्स। फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे 2 को उल्टा साइड कर दिया, k/2 का होल स्क्वायर कर दिया, क्योंकि मेरा यहाँ पे kx/2 आ गया, मतलब नीचे भी मुझे क्या करना है, kx/2 करना है, इसलिए k/2 का होल स्क्वायर को मैंने मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे देखो डिवाइड किया, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे आपका डिवाइड किया, ठीक है। तो डिवाइड करने से क्या हो रहा है, और एक एक्स स्क्वायर यहाँ पे ऑलरेडी था और एक एक्स मल्टीप्लाई किया, और यहाँ पे ऊपर में एक एक्स उसको बैलेंस करने के लिए मल्टीप्लाई किया, डिवाइडेड बाय साइन एक्स कर दिया। ये सारा कुछ मैंने क्यों किया, सबको बैलेंस करके लिमिटिंग फॉर्म में लाने के लिए। तो ये देखो ये हो गया आपका 2 × k² 4 हो गया। ये जो साइन kx/2 का होल स्क्वायर मैंने लिखा था, ये हो गया साइन kx/2 का होल स्क्वायर, और नीचे में जो k/2 का होल स्क्वायर और एक्स का स्क्वायर था वो हो गया आपका kx/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो और ये जो x बाई साइन एक्स लिखा था इसको मैंने नीचे ले लिया, क्योंकि वो लिमिटिंग वैल्यू में साइन एक्स बाई एक्स 1 होता है, तो साइन एक्स बाई एक्स हो गया, ठीक है। तो ये हो गया टोटल आपका थर्ड स्टेप, ये पूरा कंप्लीट हो गया। इसको दैट इज इक्वल टू 1/2, क्योंकि हमको कंपेयर करना है। अभी ध्यान से अगर देखेंगे तो 2 × k² 4, तो 2 कैंसिल हुआ तो k² 2 बचा, जो कि मैंने बाहर ले लिया। यहाँ पे लिमिट वाला वैल्यू, यहाँ पे लिमिट वाला वैल्यू पुट कर दिया, तो ये हो गया लिमिट दिस वन एंड 1 बाई लिमिट दिस वन, ठीक है। ये सारा करने के बाद देखो, अभी ध्यान से देखो, आप ये हो गया, इसका वैल्यू कितना होता है, साइन kx/2 और kx/2 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे लिमिट साइन x बाई एक्स हो गया, ये भी 1 हो गया। तो अगर लास्ट सेकंड स्टेप में हम जाएं तो k² 2 ऑलरेडी था, ये हो गया 1 का स्क्वायर, ये हो गया 1/1 और इक्वल टू 1। तो अगर मैं कंपेयर करूं सबको तो k² 2 इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, 1/2, देन k विल बी कितना, +or-1। बट सिंस द क्वेश्चन इज गिवन k इज लेस देन 0, since the question is given k is बच्चों कितना, लेस देन 0, then obviously we'll take the value as -1. is that clear? तो -1 ऑप्शन नंबर B is our correct answer. ऑप्शन नंबर B is our बच्चों क्या करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर? सो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे CBSE ने एक थोड़ा सा गेम कर दिया कि k इज लेस देन 0 बोला है, अगर क्योंकि यहाँ पे देखो +or-1 का भी एक ऑप्शन है, तो अगर आपका +or-1 निकला और आप लोग डायरेक्टली ऑप्शन ए कर दिया तो गलत हो गया, क्योंकि आपको कंडीशन को थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट बच्चों आप लोगों का क्या क्वेश्चन नंबर 2। बट आप लोगों के लिए मैं थोड़ा सा एक ट्रिक लेके आ गया हूं, जो कि और क्विकली आप लोग उसको थोड़ा सा कर सकते हो। दैट इज कॉल्ड योर एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल में बच्चों क्या होता है,
एल हॉस्पिटल रूल में आपका क्या होता है ना, ये आपका एक्चुअली सीबीएसई का नहीं है, बट एमसीक्यू क्वेश्चन दिया है बच्चों, वो सीबीएसई थोड़ी देखेगा आप कहाँ से कौन सा कॉन्सेप्ट कर रहे हो, उसका आंसर से मतलब है। तो एल हॉस्पिटल रूल एक ऐसा रूल है जिसमें कि आप क्या कर सकते हो ना, उसमें आप क्या कर सकते हो ना, वहाँ पे आप एल हॉस्पिटल रूल को अप्लाई करके, डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके, वहाँ पे आप क्विकली ये वाला बड़ा वाला सोल्यूशन को जो लिमिटिंग में इतना बड़ा हो रहा है उसको आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो एल हॉस्पिटल रूल क्या है, दैट इज द इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट ऑफ इनडिटरमिनेट फॉर्म। इनडिटरमिनेट फॉर्म मतलब बच्चों कितना, 0/0 हो गया, इन्फिनिटी हो गया, ये वाला फॉर्म का लिमिट को निकालने के लिए ये एल हॉस्पिटल रूल हम यूज कर सकते हैं। उसका कॉन्सेप्ट क्या है देखो, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, अगर मैं थोड़ा सा जूम इन करूंगा तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है देखो, कि लिमिट एफ ऑफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स अगर होगा तो जब हम एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर देंगे तो ऊपर का डेरिवेटिव बाय नीचे का डेरिवेटिव हो जाएगा, ऊपर का डेरिवेटिव बाय नीचे का डेरिवेटिव, ठीक है। ऐसा नहीं कि यू बाई वी फॉर्म में हम डाल रहे हैं, ऐसा नहीं है, बट इसका क्या कॉन्सेप्ट है कि ऊपर का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करना, नीचे का डेरिवेटिव मतलब न्यूमरेटर का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करने से वो आपका कितना तक करेंगे, फिर जितना तक करेंगे जब जितना तक कि इनडिटरमिनेट फॉर्म हट नहीं रहा, मतलब इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं हटने तक आप डेरिवेटिव करते जाना, एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करते जाना। एट एक ऐसा स्टेज आएगा जिसमें कि और इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं रहेगा और वहाँ पे आप लोगों का आंसर मिल रहा होगा आपको, ठीक है। तो देखते हैं फिर क्या होता है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या था, मतलब हमारा जो कॉन्सेप्ट था वो क्या था, सॉरी, ओके। यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट क्या था देखो, हमारा जो क्वेश्चन था वो क्या था, लिमिट 1 - cos के एक्स बाई एक्स साइन एक्स, ये था। तो 1/2 तो आपको इक्वल करना है, तो पहले इसका वैल्यू निकाल देते हैं बाय यूजिंग द एल हॉस्पिटल रूल। तो बच्चों आप लोग अगर ध्यान से दो, अगर मैं एक्स के जगह में जीरो पुट करूँ तो कितना हो रहा है, 1 - cos 0, कॉस 0 आपका 1, तो 1 - 1 हो गया ऊपर वाला, और यहाँ पे 0, तो ऑब्वियसली ये 0/0 फॉर्मेट हो गया अगर हम पहले स्टेप में ही देखेंगे। तो इसमें आप क्या हॉस्पिटल एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हो। तो 1 - 1/0 दैट इज 0/0 दैट इज इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो वहाँ पे मैंने एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई किया। एल हॉस्पिटल रूल जब मैंने अप्लाई किया तो क्या हो गया देखो, पहले ऊपर का डेरिवेटिव बाय नीचे का डेरिवेटिव, ऊपर का डेरिवेटिव बाय नीचे का, ऊपर का डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव 0 प्लस कॉस के एक्स का डेरिवेटिव साइन के माइनस साइन के एक्स इंटू के, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ऊपर वाला हो गया 0 प्लस साइन के एक्स इंटू के, नीचे में एक्स साइन एक्स प्रोडक्ट रूल लग रहा है, एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, मतलब एक्स इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 प्रोडक्ट। ये तो देखो आप लोग को तो अभी मतलब ऐसा स्टेज में आप लोग सब सीखे हो, मैं बस उसको कन्वे कर रहा हूँ तो आप बस समझ रहे हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका साइन के एक्स इंटू के होल डिवाइडेड बाई एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ये हो गया आपका सेकंड का मतलब न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। अभी आपको चेक करना पड़ेगा कि वेदर इट इज 0/0 फॉर्म और नॉट। तो जब हम एक्स के जगह फिर से 0 पुट के, तो साइन 0 विल बी 0, तो ऊपर वाला तो 0 हो गया, नीचे में एक्स 0 है तो 0 हो गया, प्लस साइन 0 फिर से 0, तो 0/0 फॉर्मेट आ गया फिर से, तो इंडिटरमिनेट फॉर्म आ गया। तो उसमें फिर से आपको और एक बार डेरिवेटिव करना है, कितना तक करेंगे, जितना तक आपका डेरिवेटिव इंडिटरमिनेट फॉर्म में नहीं आ रहा। तो साइन के एक्स का फिर से डेरिवेटिव करना पड़ेगा, तो साइन के एक्स इंटू के, तो के तो कांस्टेंट बाहर चला गया, साइन के एक्स का हो गया के इंटू कॉस के, तो के हो गया आपका के स्क्वायर कॉस के एक्स, ऊपर वाला हो गया के स्क्वायर कॉस के एक्स। जैसे एक्स कॉस एक्स का प्रोडक्ट रूल लगेगा तो एक्स इंटू कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स और साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स। अभी देखो हो गया क्या, ऊपर में हो गया के स्क्वायर कॉस के एक्स होल डिवाइडेड बाई माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स, तो हो गया कितना, cos 2 cos x हो गया। अभी लेकिन हम x जब पुट करें के स्क्वायर इंटू कॉस 0 दैट इज 1, तो के स्क्वायर इंटू 1 दैट इज के स्क्वायर बाई x का हो गया 0, cos x का cos 0 1 और cos 0 1, तो कितना हुआ चेक कर लो, के स्क्वायर बाई 2 हो गया। यस और नो, के स्क्वायर बाई 2 हमारा लिमिट का वैल्यू निकालना था। आफ्टर यूजिंग द एल हॉस्पिटल रूल 2 टाइम विल गेट दैट आवर लिमिट इज गोइंग टू बी के स्क्वायर बाई 2। तो एज इट इज के स्क्वायर बाई 2 देन सिंपली जस्ट कंपेयर विथ 1/2, तो के स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू 1/2 हुआ, देन के विल बी कितना प्लस और माइनस 1, एंड सिंस के इज लेस देन 0 देन के विल बी कितना, लेस देन 0 बोला है हाँ, तो के विल बी -1। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर बच्चों, ठीक, बहुत सही, बहुत क्लियर बच्चों। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, चेक कर लो, जल्दी से चेक कर लो, दैट ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 फिनिश, थोड़ा सा लेंदी है बट ये टाइप का क्वेश्चन हार्डली आपको 40 क्वेश्चन में ऐसा 5 6 7 8 क्वेश्चन मिल सकते हैं जो कि थोड़ा हार्ड रहने वाले हैं, तो उसके लिए बहुत प्रिपेयर हो जाएंगे पहले से, ठीक है बच्चों। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, बहुत सही क्वेश्चन है बट समझना है, ध्यान से देखो। इफ ए आई जे
मैट्रिसेस का क्वेश्चन है, मैट्रिसेस का, ठीक है, मैट्रिसेस का। इफ ए आई जे इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 सच दैट ए आई जे इक्वल टू 1 व्हेन आई इज नॉट इक्वल टू जे। अच्छा, आई इज नॉट इक्वल टू जे कहाँ पे रहता है? आई इज नॉट इक्वल टू जे आपका नॉन डायगोनल एलिमेंट जो होता है, और आई इक्वल टू जे कहाँ पे रहता है? आपका डायगोनल एलिमेंट। तो डायगोनल एलिमेंट को आपको 0 दे दो, नॉन डायगोनल एलिमेंट को 1 दे दो, आपका मैट्रिक्स फॉर्मेट हो गया, 0 1 1 0 हो गया। अभी बोला है ए स्क्वायर कितना है, तो ये आपका मिल गया ए। तो ए स्क्वायर कैसे निकालेंगे? ए इंटू ए कर देंगे, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सब बच्चों को आता होगा। तो 0 1 1 0 0 1 1 0 को मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे, विल गेट द आंसर। तो मैं सीधा सोल्यूशन में जाता हूँ, आप लोगों को दिखा देता हूँ। बहुत सही सा क्वेश्चन है, बट आपको बस समझना है कि कॉन्सेप्ट क्या लगाना है। अगर आप कॉन्सेप्ट क्या लगाना है समझ नहीं रहे हो तो कहानी खत्म हो गया वहीं पे। तो ये हो गया आपका आई इक्वल टू, आई नॉट इक्वल टू जे, मैंने बोला नॉन डायगोनल एलिमेंट, और आई इक्वल टू जे डायगोनल एलिमेंट। तो ये आपका हो गया फॉर्मेट में, ए हो गया आपका 1 0 1 1 0, ए स्क्वायर इक्वल टू 0 1 1 0, मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो विल गेट 1 0 0 1, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। पूरा क्लियर? ये हार्डली आपको 30 to 40 सेकंड लगेगा सॉल्व करने में। मैंने बोला ना, कुछ ऐसा क्वेश्चन है जैसे 2 मिनट लग सकता है, कुछ ऐसा क्वेश्चन भी है कि 1 मिनट से अंदर भी हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 ऑल्सो कंप्लीटेड। आई होप कि ये वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर है। मैं थोड़ा सा स्पीड जा रहा हूँ क्योंकि हमको मिनिमम टाइम में मैक्सिमम कॉन्सेप्ट को कवर करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं बच्चों। बहुत सही क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। ये आपका हो गया मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट का एक कॉन्सेप्ट, जहां पे कि मुझे सीधा सीधा दिख रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर व्हिच ए इक्वल टू दिस इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स बच्चा लोग, सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। इसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 करो, के का वैल्यू निकल रहा है। ये भी एक क्वेश्चन है बच्चा, नहीं है? हाँ सर, क्वेश्चन तो है ऑब्वियसली, बट वो लेवल का क्वेश्चन नहीं है। मतलब एक बच्चा को कॉन्सेप्ट, देखो कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, क्योंकि एक बच्चा को अगर सिंगुलर मैट्रिक्स पता नहीं है वो कहाँ से करेगा? बताओ कि सिंगुलर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 होता है, इसका डिटरमिनेंट 0 करो, के स्क्वायर का वैल्यू आपका हो गया 16, द के विल बी प्लस और माइनस 4। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ये भी हार्डली 30 to 40 सेकंड लग रहा है। अगर ये लग रहा है, कंडीशन इज दैट कि आपको कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होना है। ऐसे मैंने ऑब्जर्व किया कि कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन आ रहा है, तो आपको एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से क्लियर होना है, आपका रिवीजन नोट्स को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके रखना है, ताकि नोट्स और कॉन्सेप्ट आपको बहुत क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीटेड। सीधा जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। जो बच्चों को अगर डाउट हो रहा है, आप लोग पॉज करके और एक बार रिवाइंड करके देख सकते हो। ठीक बच्चों, आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। फाइंड द इंटरवल in which the function f is defined by f of x equal to x square minus 4x plus 6 is strictly increasing। strictly increasing बच्चों, f of x f dash x is greater than 0। strictly increasing बोला है, तो f dash x निकालो। f dash x कितना निकाल रहा है? देखो 2x minus 4 is greater than 0, then 2x is greater than 4, then x is greater than कितना 2, तो हो गया x is greater than 2। greater than 2 होना चाहिए, मतलब 2 to infinity, ऑप्शन बी। फिर भी सोल्यूशन देख लेते हैं, फिर भी सोल्यूशन देख लेते हैं। हाँ सर, देख लेते हैं, देख लो। as f of x is 2x x square minus 4x plus 6, then f dash x will be 2x minus 4, and since it is strictly increasing, मतलब आपका f dash x must be greater than 0, तो 2x minus 4 greater than 0, then 2x is greater than 4, then x is greater than 4 by 2, that is 2। तो अगर x greater than 2 हुआ तो ये 2 है, ये इन्फिनिटी है, तो 2 से बड़ा होना चाहिए, तो 2 to infinity, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। पूरा क्लियर है? देखो पढ़ाई पूरा क्लियर होना चाहिए, तभी जाके आप इतना स्पीड में कर पाओगे, वरना तो पागल हो जाओगे कि सर आप क्या क्या बता रहे हैं। ठीक है, पूरा क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 5 तो मुझे मेरे हिसाब से बहुत ही सही क्वेश्चन था और बहुत ही इजी भी क्वेश्चन था। अच्छा, वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन, जो कि मैं बच्चों को हमेशा बोलता हूं और बच्चे भी अभी समझ गए कि हाँ सर ये हमेशा बोलते हैं, मतलब ये शायद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, और ये इंपॉर्टेंट हो भी गया। कि ये प्रॉपर्टी आपको तो याद ही होगा बच्चा लोग, कि एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए का n-1। ये अगर याद नहीं है तो जल्दी से याद कर दो, वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, एंड वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ये तो याद ही होगा। अगर याद नहीं है, डिटर्मिनेंट चैप्टर 4 अगर याद नहीं भी है तो इसको याद करके रख लेंगे। बहुत सही क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट सा आपका कॉन्सेप्ट होने वाला है, ये वाला प्रॉपर्टी डिटर्मिनेंट का। वही इसको लेके ये वाला आगे का क्वेश्चन हम कर रहे हैं। क्या क्वेश्चन है सर, थोड़ा बताइए हमको। आप लोग देखो, गिवन दैट ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्डर एन 3, तो n कितना बोल गया? 3 मिल गया। इट डिटर्मिनेंट ऑफ ए -4 दिया है, डिटर्मिनेंट इज -4। ठीक है, बोला है एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट कितना है। अगर बच्चा को ये पता ही नहीं है तो क्या करेगा वो? कुछ नहीं सर, तुक्का मार के आएगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है? -4 का n-1, 3 2 16 विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी। हार्डली 30 सेकंड लग रहा है उसको सॉल्व करने में, पढ़ के समझने में। ठीक है, सोल्यूशन में आते हैं।
आई होप ये वाला भी समझ गया, बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख भी दिया है। देखो मैंने क्लास में भी हमेशा बोलता हूँ, यहाँ पे भी लिख दिया हूँ। n इक्वल टू 3, डिटरमिनेंट इक्वल टू -4, देन एडजॉइंट ऑफ a का डिटरमिनेंट इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ a का -n-1, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये हो गया, a डिटरमिनेंट दिया था -4, n-1 मतलब 3 - 1 स्क्वायर हो गया, -4 का होल स्क्वायर 16, एंड ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर बच्चों। बहुत सही। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीटेड। सीधा आते क्वेश्चन नंबर 7 में। ये तो और आसान सा क्वेश्चन आई थिंक मुझे दे दिया, मुझे ऐसा दिख रहा है, फिर भी देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है। A relation R in a set A 1 2 3 is defined from R equal to 1 1 1 2 2 2 3 3, which is the following contact pair and R shall be removed to make it is equivalence relation। तो पहले देखो जो दिया है क्या वो इक्विवेलेंस फॉर्म कर रहा है? नहीं कर रहा है। क्यों? देखो क्योंकि 1 2 है बट उसका 2 1 नहीं है, तो सिमेट्रिक नहीं हो रहा है ना। सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए? ए बी के लिए, हर एक ए बी के लिए बी ए होना चाहिए, बट 1 2 के लिए उसका 2 1 नहीं है, तो सिमेट्रिक नहीं हो रहा था। तो उसको उठा के फेंक दो ना, उसको उठा के फेंक दो। बचा क्या? 1 1 बचा, 2 2 बचा, 3 3 बचा। तो इसको चेक करो, रिफ्लेक्सिव हो गया। हाँ सर हो गया। 1 2 3 है मतलब 1 1 2 2 3 3 मस्ट भी देयर, रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक हो गया, हाँ सर सिमेट्रिक भी हो गया, उल्टा करने से सेम ही मिलेगा। ट्रांजिटिव हुआ, हाँ सर हुआ। स्पेशल केस, स्पेशल केस तो पता ही होगा आपको कि अगर ए बी है बट बी सी नहीं है तो ए सी को ढूंढना नहीं है, उसको क्या लिखना है? ट्रांजिटिव लिखना है। तो 1 1 2 2 3 3 ट्रांजिटिव हो गया। तो अगर हम 1 2 को रिमूव कर रहे हैं देन जो आर मिलेगा मुझे वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। तो दैट्स वाई ऑप्शन बी इज अवर करेक्ट आंसर। बच्चों आई होप ये समझ में आ गया। सोल्यूशन को चेक कर लेते हैं एक बार। मैंने यहाँ पे इतना सारा तो कुछ लिखा नहीं है बट बस समझा दिया है आप लोगों को कि अगर आर इतना है तो इक्विवेलेंस रिलेशन बनाने के लिए आपको किसको हटाना है? 1 2 को हटाना है टू गेट इट एज ए रिफ्लेक्सिव, सॉरी रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एज वेल एज ट्रांजिटिव, दैट मींस इक्विवेलेंस रिलेशन। पूरा क्लियर है? तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 मार्क कर लो अपने सैंपल पेपर में। 8 नंबर क्वेश्चन में आते हैं सीधा सीधा। ठीक है, ठीक है बच्चों, हाँ सर ठीक है, बट ये क्वेश्चन मैं करने वाला नहीं हूँ। बस इक्वालिटी ऑफ द मैट्रिक्स ये तो याद ही होगा। अगर दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। हाँ सर पता है। तो सीधा सीधा क्या करो, 2a प्लस बी इक्वल टू कितना हो गया? 4 ही। एक लिख देता हूँ, 2s प्लस बी इक्वल टू 4 हो गया, फर्स्ट एलिमेंट। फिर a माइनस 2b इक्वल टू कितना हो गया? बताओ आप लोग बताओ। -3 हो गया। ऐसा करके 4 लिख देना, वहाँ से सॉल्व कर देना, ए बी सी डी निकल गया। बट यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी माइनस 2d, ए प्लस बी माइनस सी प्लस 2d बोला है, तो पहले ए बी सी डी निकाल के उसको वैल्यू पुट कर देना। आई थिंक -8 विल बी द करेक्ट आंसर। सोल्यूशन में आते हैं सीधा। सर आपको कैसे पता चला? मैंने सॉल्व किया है। कैसे पता चला? मतलब सॉल्व किया है इसलिए पता चला मुझे, आफ्टर सॉल्विंग इसलिए लिखा है। ठीक है आप लोग, बट मैं सॉल्व करके क्यों दिखाऊं? आप लोग तो उतना तो कर सकते हो, स्टैंडर्ड 12 में हो। तो ये हमने कंपेयर करके निकाला, वहाँ से ए बी सी डी मेरा निकला A1 B2 C3। अच्छा CBSE ने पूरा देख के दिया है, पूरा सीक्वेंस में 1 2 3 4 निकल रहा है। फिर वैल्यू को पुट करने से विल गेट 8 एंड ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सॉरी मैं ऑप्शन -8 बोल दिया था बट 8 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए को मार्क कर लो जल्दी से। बहुत सिंपल क्वेश्चन, इक्वालिटी ऑफ द मैट्रिक्स का क्वेश्चन है जो कि चैप्टर 3 में बहुत सही क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीटेड। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं बच्चों। 9 नंबर क्वेश्चन का क्या है? ये एक्चुअली एओडी का कॉन्सेप्ट है। आई थिंक कुछ बच्चे अभी तक एओडी स्टार्ट नहीं किए थे, बट फिर भी कोई बात नहीं, बोला है कि क्वेश्चन को समझेंगे। द पॉइंट एट हु इज द नॉर्मल टू द कर्व y इक्वल टू x प्लस 1/x वेयर x इज ग्रेटर देन 0 इज परपेंडिकुलर टू द लाइन 3x माइनस 4y माइनस 7 इक्वल टू 0। मतलब एक नॉर्मल टू द कर्व है इतना, कौन सा पॉइंट में ये कर्व परपेंडिकुलर होता है लाइन को, एक लाइन को परपेंडिकुलर होता है। सीधा सोल्यूशन में जाते हैं, क्योंकि आप लोग यहाँ से कितने बच्चे हैं आई थिंक पढ़े नहीं होंगे, या फिर पढ़े होंगे भी तो बहुत सही बात है, आप लोग समझ जाओगे कि यहाँ पे कर्व था, दिस वन इज अ कर्व, दिस इज द टेंजेंट। नॉर्मल क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। और ये लाइन है 3x माइनस 4y माइनस 7 इक्वल टू 0, ये लाइन है। तो ये अगर लाइन है तो गिवन लाइन का स्लोप कैसे निकालते हैं? y इक्वल टू mx प्लस सी, y इक्वल टू mx प्लस सी होता है लाइन का जनरल, स्ट्रेट लाइन का जनरल रिप्रेजेंटेशन, जहाँ पे कि m को हम स्लोप पकड़ते हैं। तो हमारा लाइन कौन सा इक्वेशन में था? 3x माइनस 4y माइनस 7 इक्वल टू 0। वहाँ से अगर मैं 4y इक्वल टू 3x माइनस 7 करूँ, थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ, समझ में आ जाएगा। हाँ बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे ये बार बार थोड़ा क्या हो जा रहा है, हाँ। तो y 4y इक्वल टू 3x माइनस 7 देन y इक्वल टू 3/4 इंटू एक्स माइनस 7/4, मतलब हमारा m कितना हो गया? लाइन का m हो गया। लाइन का स्लोप हो गया बच्चों कितना? 3/4 हो गया। बहुत सही। अभी एज इट इज नॉर्मल व्हिच इज परपेंडिकुलर देन ऑब्वियसली स्लोप ऑफ टेंजेंट आपको निकालना, क्योंकि लाइन का तो स्लोप निकल गया, अभी टेंजेंट का स्लोप आपको निकालना है। और टेंजेंट का स्लोप जैसे कि आप AOD पढ़ रहे हो, दैट मींस टेंजेंट का स्लोप होता है dy/dx, और dy/dx जितना होगा लाइन का स्लोप भी उतना ही होगा ऑब्वियसली।
तो डी वाई बाई डी एक्स निकाल देते हैं, डी वाई बाई डी एक्स निकाल, तो y कहाँ से मिलेगा सर, y ऑलरेडी गिवन था आपका x प्लस वन बाई एक्स में था, उसका डेरिवेटिव ऑब्वियसली आप एओडी पढ़े हो तो डेरिवेटिव तो करना ही पड़ेगा, तो वन बाई कहाँ गया सॉरी, तो कहाँ गया, ये क्या हो गया, स्क्रीनशॉट ले गया मैंने कहाँ से, सॉरी गलती से टच हो गया, हाँ, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 3/4, क्योंकि एज इट इज ऑब्वियसली नॉर्मल है, परपेंडिकुलर नॉर्मल है लाइन के साथ, तो उसका स्लोप और उसका स्लोप ऑब्वियसली सेम ही होगा ना, तो वहाँ पे आपका डी वाई बाई डी एक्स कितना निकला 3/4, तो डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं, एक्स प्लस वन बाई एक्स का डेरिवेटिव करते हैं, तो एक्स का डेरिवेटिव वन बाई एक्स का डेरिवेटिव माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर दैट इज 3/4, वहाँ से सॉल्व करने से बच्चों क्या निकल रहा है, एक्स का वैल्यू निकल रहा है, चेक करो, तो एक्स का वैल्यू कितना निकल गया, एक्स का वैल्यू निकला कितना, एक्स का वैल्यू निकला आपका प्लस, मतलब एक्स वाई इक्वल टू 4, देन एक्स विल बी प्लस और माइनस 2 निकला, तो एज यहाँ पे फिर से बोल दिया कि एक्स इज ग्रेटर देन 0, मतलब ऑब्वियसली आपको 2 को लेना है, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस 2 का भी एक ऑप्शन है, बट वो अगर टच करोगे तो रॉन्ग हो जाएगा, देन ऑब्वियसली प्लस 2 विल बी द करेक्ट आंसर, और अगर वही प्लस 2 को अगर हम कहाँ पे पुट करेंगे, एक्स प्लस वाई में पुट करेंगे, तो वाई आपका मिल रहा है 5/2, तो रिक्वायर्ड पॉइंट इज 2,5/2 एंड ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, जो बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा वो जब आप लोग पढ़ोगे आपका एओडी का 6.3, वहाँ पे बहुत टेंजेंट और नॉर्मल जो कॉन्सेप्ट है अगर वो पढ़ोगे तो वो क्लियर हो जाएगा, और जो बच्चे पढ़े हैं बहुत सही है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर बच्चों, इसमें कंफ्यूजन नहीं होने का है आपको। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं, ये बच्चों मैं 5 बार करवा चुका हूँ क्लास में इस टाइप का क्वेश्चन, मतलब ये नहीं इस टाइप का क्वेश्चन, क्योंकि ये वाला मैंने बताया था बहुत इंपॉर्टेंट था क्वेश्चन आप लोगों के लिए, और इस टाइप का क्वेश्चन आ ही सकता है। बोला है साइन tan इनवर्स एक्स, जहाँ पे कि मोड एक्स इज लेस देन 1, इसको छोड़ देना, क्योंकि ये छोड़ देना मतलब सीबीएसई के लेवल में उतना इफेक्ट नहीं डालता, बट अगर जेई के लेवल में डालता है, तो ये कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना, आपको यहाँ पे देखना है कि साइन tan इनवर्स एक्स, बहुत सही क्वेश्चन है, साइन tan ऐसा वाला क्वेश्चन जब भी होगा ना, ऐसे वाला क्वेश्चन जब भी होगा, मैं थोड़ा इसको करने का मन कर रहा है मुझे, तो ये यहाँ पे क्या करना, जब साइन tan इनवर्स एक्स ऐसा क्वेश्चन कुछ होगा ना, तो ये tan इनवर्स एक्स जो होता है, tan इनवर्स एक्स जो होता है उसको क्या कर लेंगे ना, थीटा ले जाना, तो थीटा विल भी कितना बच्चों, थीटा विल भी, यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, मैं ऐसे भी सॉल्व कर दिया हूँ, तो एक्स विल भी कितना बचाओ tan थीटा, tan थीटा का वैल्यू कितना होता है बताओ p/b, और x होता है तो x/1, तो वहाँ से अगर मैं राइट एंगल ट्राइंगल एक बना रहा हूँ, तो x कितना मिला, परपेंडिकुलर मिला x, ठीक है, बेस कितना मिला 1, तो ऑब्वियसली हाइपोटेनस कितना मिलेगा x² x प्लस 1 का रूट ओवर, जबकि हाइपोटेनस हो गया, तो साइन थीटा इक्वल टू कितना होता है बताओ, p/हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर है हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर कितना था x था, हाइपोटेनस कितना था x² प्लस 1 का रूट ओवर था, तो ये हो गया साइन थीटा विल बी साइन इनवर्स दिस वन, तो साइन इनवर्स दिस वन को यहाँ पे पुट करेंगे तो विल गेट द आंसर, सीधा सीधा आंसर मिल रहा है मुझे, कौन सा, कहाँ पे एक मिल रहा है देखो, ऑप्शन डी आई थिंक मिल रहा है, चेक कर लो ध्यान से, देखो मैंने जो बताया उसी को मैंने कर भी दिया, जो मैं बताता हूँ वही कर देता हूँ ऑब्वियसली, ठीक है, तो बहुत सही बात, देखो बच्चों साइन tan इनवर्स एक्स मैंने वो डायरेक्टली यहाँ पे कर दिया है, देखो फॉर्मेट, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स देन tan थीटा इक्वल टू x, tan थीटा इक्वल टू p/b होता है, जो कि x/1 होता है, कंपेयर करने से p हो गया x, b हो गया 1, राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ, x1 पाइथागोरस थ्योरम में पुट करो तो हाइपोटेनस मिल रहा है x² प्लस 1 का रूट ओवर, देन साइन थीटा विल बी कितना p/h दैट इज x² प्लस 1 का रूट ओवर, देन थीटा विल बी साइन इनवर्स इतना, तो मतलब आपको करना क्या है कि बाहर में जो साइन है वो अंदर वाला को उसमें कन्वर्ट करना है, यहाँ पे tan इनवर्स था, अगर cot इनवर्स x भी होता तो भी मुझे साइन में कन्वर्ट, साइन इनवर्स में कन्वर्ट करना पड़ता, ताकि साइन इनवर्स और साइन और साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचा कितना x/1 प्लस x² का रूट ओवर, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, एंड आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 10, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आने का चांसेस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको 3 स्टार लगा दो, इस टाइप का क्वेश्चन को, इस टाइप का कुछ भी खुद से भी कर सकते हो, मैंने बोला कॉट साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, मैंने बोला cos tan इनवर्स x, कुछ भी बना सकते हो आप लोग इसको क्वेश्चन को लेकर, और कॉन्सेप्ट सही रहेगा, तो क्वेश्चन आपको ये कॉन्सेप्ट समझना है ताकि आप लोग बहुत सही से कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीटेड, सीधा आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में बच्चों। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है थोड़ा देख लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन मुझे नया नया क्या दिख रहा है, अरे कुछ नहीं है, लेट आर बी ए रिलेशन, दैट इज लेट आर बी ए रिलेशन एंड सेट ए एक्स दैट एक्स बिलोंग्स टू जेड वेयर 0x, मतलब 0 से 12 के अंदर z है, इंटीजर वैल्यू दिया गया है, गिवन बाय r इक्वल टू a, b सच दैट a माइनस b का मोड इज डिविजिबल बाय 4,
ए माइनस बी का मोड इज डिविजिबल बाय 4, देन 1 का इक्विवेलेंस क्लास क्या होगा? इक्विवेलेंस क्लास का कॉन्सेप्ट क्या है ना, उस ये वाला जो रिलेशन को सेटिस्फाई करने वाला 1 के साथ कौन कौन एलिमेंट रह सकता है, 1 के साथ कौन कौन एलिमेंट रह सकता है, वो होता है आपका कॉन्सेप्ट। तो अगर मैं ध्यान से देखूंगा 1 के साथ कौन कौन रह सकता है, ऐसा पेयर जो कि जिनका माइनस का मोड कितना डिविजिबल बाय 4 हो रहा होगा। तो ध्यान से अगर देखेंगे तो 1 माइनस 5 अगर करेंगे, 1 माइनस 5 करेंगे और मोड दे देंगे तो ये डिविजिबल बाय 4 हो जाएगा। ठीक है, अगर 1 माइनस 9 करेंगे और डिवाइड कर देंगे तो ऑब्वियसली ये भी डिविजिबल बाय 4 हो जाएगा, 8 हो रहा है। बट अगर मैं और देखो तो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर ए ही मुझे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में क्या है, 0 1 दिया है, तो 1 माइनस 0 का मोड अगर करेंगे तो 1 निकल रहा है, विच इज नॉट डिविजिबल बाय 4। ठीक है, तो ऑप्शन बी तो नहीं होगा, एलिमिनेट कर देना। ए बोला है, ए मतलब क्या है, पूरा इतना, तो पूरा तो उतना तो नहीं ही होगा ऑब्वियसली, तो और 5 तो होने वाला नहीं है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, एलिमिनेट करना भी सीखना पड़ेगा आपको, जैसे कि मैंने एलिमेंट किया पहले बी को, फिर ए को, फिर सी को, तो ऑब्वियसली ए बचा, क्योंकि ए 1 माइनस 5 का मोड डिविजिबल बाय 4, 1 माइनस 9 का मोड डिविजिबल, मतलब इक्विवेलेंस क्लास का मतलब क्या है कि वो जो 1 का लिए 1 के लिए दिया था, तो उसका मतलब क्या है ना, 1 के साथ ऐसा क्या ऑर्डर पेयर है जो कि रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। ठीक है, और जो जो कर रहा होगा वो उसके क्लास में रह जाएगा, तो 159 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो सोल्यूशन भी देख लेते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया था, तो यहाँ पे ओनली 159 ही हो रहा है, जो कि एक दूसरे से रिलेट करने के बाद मुझे क्या मिल रहा है, ए माइनस बी का मॉडुलस इक्वल इज डिविजिबल बाय 4 मिल रहा है, तो 159, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर बच्चों। 11 नंबर का ए मार्क कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं डेरिवेटिव का क्वेश्चन। फाइनली इतना देरी बाद एक डेरिवेटिव का क्वेश्चन आया, जो कि बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बट इतना भी इजी नहीं है क्वेश्चन, करना तो पड़ेगा आपको। बोला है ई टू देयर एक्स प्लस ई टू देयर इक्वल टू ई टू देयर एक्स प्लस वाई। बच्चे 90% बच्चे ये क्वेश्चन को पूरा 90% तक सॉल्व कर लेंगे, बट बाकी 10% के लिए थोड़ा सा दिमाग चाहिए। क्या ऐसे सर क्या बोल रहे हैं, आपको डिमोरलाइज कर रहे हैं आप? कोई बात नहीं, कर लिए तो बहुत अच्छी बात, नहीं किए तो देख लो। देखो मैं जो बोल रहा था ना 90% तक कर लेंगे, ये जो स्टेप मैं बोल रहा हूँ इतना तक तो 90% बच्चे कर दिए होंगे, अगर इसका डेरिवेटिव थोड़ा सा स्ट्रांग होगा तो ये स्टेप तक सब बच्चे कर लेंगे। पहले में डेरिवेटिव करना है ई टू देयर एक्स का ई टू देयर एक्स, ई टू देयर वाई डी बाई डी एक्स, दैट इज ई टू देयर एक्स प्लस वाई का ई टू देयर एक्स प्लस वाई इंटू 1 प्लस डी बाई डी एक्स। फिर मल्टीप्लाई करके डी वाई बाई डी एक्स को एक साइड में कर लेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, इसको राइट हैंड साइड में कर देंगे, फिर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डिवाइड कर देंगे। इतना तक तो सब बच्चे कर लेंगे, बट बाकी का स्टेप यहाँ पे बच्चे क्या करेंगे हो सकता है जो बच्चे प्रैक्टिस किया है वो लोग कर लेंगे, बट 90% से 10 या 20% बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं, मतलब ऐसे बच्चे होंगे जो कि कर लेंगे, बट 90% ऑफ द बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा गलती कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ई टू देयर एक्स प्लस वाई का वैल्यू दिया है, और ई टू देयर एक्स का वैल्यू अगर हम देखेंगे तो ई टू देयर एक्स इंटू ई टू देयर वाई नॉर्मली होता है, बट इसमें अगर आप ये पुट करोगे तो आपका ऑप्शन वाला आंसर आपको मिलेगा ही नहीं। तो क्यों नहीं मिल रहा, कि क्योंकि यहाँ पे आपको सब्सटीट्यूट करना है, क्या, ई टू देयर एक्स प्लस ई टू देयर वाई इक्वल टू ई टू देयर एक्स प्लस वाई, इट इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन, सो इन प्लेस ऑफ ई टू देयर एक्स प्लस वाई यू हैव टू अटेम्प्ट और यू हैव टू यूज ई टू देयर एक्स प्लस ई टू दी पावर वाई। सो दैट ये हो गया आपका ई टू देयर एक्स प्लस ई टू देयर वाई माइनस ई टू देयर एक्स, यहाँ पे हो गया ई टू देयर एक्स प्लस ई टू देयर वाई, यहाँ पे पुट किया तो ये माइनस खोलने से क्या क्या कटा, ई टू देयर एक्स कटा, ऊपर से ई टू देयर वाई कटा नीचे से, तो बच्चा कितना, बच्चा आपका कितना बच्चों, ई माइनस ई टू दी पावर वाई माइनस एक्स, एंड ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये वाला स्टेप तक 90% बच्चे कर रहे हैं, बाकी अगर 100 से 100% बच्चे कर रहे हैं मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है, बट अगर नहीं कर पा रहे हो तो ऐसा कॉन्सेप्ट, ये क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन है और आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है इस टाइप का क्वेश्चन, तो इसमें ध्यान देंगे। चैप्टर 12 सॉरी क्वेश्चन 12 कंप्लीटेड बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं, बहुत सही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, मैट्रिसेस का क्वेश्चन है, बोला है गिवन दैट मैट्रिक्स ए एंड बी आर नॉट ऑर्डर सॉरी आर ऑफ द ऑर्डर 3x n, एक का दिया है 3x n और एक का दिया है 5x m। ठीक है, देन द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सी, तो ऑब्वियसली ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स सी होने के लिए एडिशन दिया है, तो आपका 3x n मस्ट बी इक्वल टू m क्रॉस m होना चाहिए कि नहीं, ऑब्वियसली, क्योंकि 3x n m क्रॉस m नहीं होगा इक्वल तो ऐड ही नहीं कर सकते। तो यहाँ से हमको क्या पता चल रहा है, 3 इक्वल टू m, n इक्वल टू 5, तो m इक्वल टू कितना, m इक्वल टू हो गया 3 और n इक्वल टू हो गया 5, तो वो बोल रहा है कि सी ऑर्डर का मैट्रिक्स कितना होना चाहिए, तो ऑब्वियसली 3x5 ही होना चाहिए, बट 3x5 के यहाँ पे दो ऑप्शन है, क्योंकि ये दोनों तो कट गया, डी और सी को काटो, बट ऑप्शन ए में दिया है क्या 3x m एंड m इक्वल टू n। अच्छा बच्चों, अगर m इक्वल टू m होगा तो क्या 3 इक्वल टू 5 होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी मैंने मेंशन कर दिया कि 3 इक्वल टू m होना चाहिए, n इक्वल टू 5 होना चाहिए, और यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है m मस्ट बी इक्वल टू n, तो मतलब क्या बोल रहे हैं वो, बेसिकली वो बोल रहे हैं 3 इक्वल टू m, बट ये पॉसिबल नहीं है, तो ऑप्शन ए भी कटेगा, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे चेक कर लो, मैंने यहाँ पे बोल दिया है
तो यहाँ पे मैंने उसको थोड़ा सा जस्टिफाई कर दिया, गिवन सी इक्वल टू इतना दिया था, इसका था 3 क्रॉस m, ये इसका था m क्रॉस m, तो ऑब्वियसली कंपेयर करने से m इक्वल टू 3 n इक्वल टू 5 ही हो रहा है, तो 3 क्रॉस 5 तो हमको मिल गया, बट दो ऑप्शन में 3 क्रॉस 5 आ रहा है, एक ऑप्शन ए में ऑप्शन बी में, बट ऑप्शन में ए में क्या बोल दिया ना, m इक्वल टू n भी बोल दिया, तो m इक्वल टू n का मतलब बेसिकली वो क्या बोल रहे हैं, m 3 इक्वल टू 5 होना चाहिए, बट ये कभी पॉसिबल नहीं है, तो ऑप्शन ए भी नहीं होगा, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, इस टाइप का क्वेश्चन को ऐसे आप सॉल्व कर सकते हो, बहुत सही क्वेश्चन था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। ये बच्चों बस बेसिक सा कॉन्सेप्ट था, ये बच्चा ये तो मेरे हिसाब से 99% बच्चे कर दें, 1% बच्चे ऐसे नहीं कर सकते जो कि डेरिवेटिव में थोड़ा सा वीक हो गए, बट बाकी 99% बच्चे कर दे रहे होंगे। ये आप लोग कर लेना, y इक्वल टू 5 cos x माइनस 3 sin x डी स्क्वायर बाई डबल डेरिवेटिव करना है, कोई बात नहीं, मैंने सोल्यूशन में डायरेक्टली आता हूँ, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। इसमें क्यों ये ब्लैंक हो रहा है, हाँ ठीक है, अच्छा दिख रहा है सबको, बहुत अच्छी बात। यहाँ पे कहाँ गया मेरा पेन, हाँ 5 cos x माइनस 3 sin x, 5 चला गया बाहर, cos x का माइनस sin x का cos x, तो 3 cos x माइन डी स्क्वायर ओवर डी एक्स, उसका डेरिवेटिव फिर से करेंगे, -5 चला गया sin x का cos x, और 3 चला गया cos x का माइनस sin x, तो माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो कितना हो जाएगा, 3 cos x माइनस 5 cos x माइनस 3 sin x, जो कि है क्या हमारा y, तो हमारा डी स्क्वायर ओवर डी एक्स स्क्वायर कितना हो गया, किसके साथ इक्वल हो गया, -y के साथ इक्वल हो गया, एंड ऑप्शन नंबर -y कहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए बच्चों इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीटेड, बहुत सही क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन भी था, जिसको कि आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। यहाँ पे बोला है 15 नंबर क्वेश्चन में आता है बच्चों, 15 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला, ये ब्लैंक क्यों हो जा रहा है थोड़ी तरह, हाँ दिख रहा होगा सबको। 15 नंबर क्वेश्चन में बोला है फॉर मैट्रिक्स ए 2 5 माइनस 11 7 एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज बोला है, एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज। अच्छा मुझे मैंने बोला था आपको कॉन्सेप्ट क्या, कि यहाँ पे है 2 5 ये हो गया -11 ये 7, ठीक है, तो एडजॉइंट निकालने के लिए मैंने बहुत सही सा कॉन्सेप्ट आपको बताया, जो कि शॉर्टकट फॉर्म होता है, ये दोनों को रिप्लेस कर दो, ये दोनों का साइन चेंज कर दो, तो ये हो गया 7 हो गया, इसका साइन चेंज किया तो -5, -11 का साइन किया तो 11, 7 का 2 का इधर आ गया 2, तो ये हो गया आपका एडजॉइंट, इसका ट्रांसपोज निकालो तो हो गया आपका 7 11 -5 2 हो गया, चेक कर लो कहाँ पे, 7 11 -5 2, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, 7 11 -5 2, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, देख लो, फिर भी मैंने सोल्यूशन किया है इतना कष्ट से, तो देखना तो पड़ेगा आपको। ये हो गया आपका पहले ए निकाला था, फिर एडजॉइंट ऑफ ए निकाला, एडजॉइंट ऑफ ए का सॉरी मैंने यहाँ पे CFM क्या लिख दिया, सॉरी इसको इग्नोर करो, एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज। अच्छा मैं एडजॉइंट बता रहा था कि कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज को हम एडजॉइंट बोलते हैं, तो कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज को हम एडजॉइंट बोलते हैं, तो इसको काटेंगे नहीं, अच्छा बात लिखा था मैंने एक्चुअली। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर 3 क्रॉस 3 होता तो आपको ऑब्वियसली माइनर निकालना पड़ता, कोफैक्टर निकालना पड़ता, फिर उसका ट्रांसपोज निकालना पड़ता, फिर आपका जाके एडजॉइंट मिलता, बट यहाँ पे 2 क्रॉस 2 में आप लोग कर सकते हो शॉर्टकट मेथड, रिप्लेस कर दो डायगोनल एलिमेंट को, नॉन डायगोनल एलिमेंट को क्या कर दो, साइन चेंज कर दो, विल गेट द आंसर। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। 15 नंबर बहुत क्लियर है बच्चों। 16 नंबर में आता है, ये हो गया आपका एओडी का क्वेश्चन। एओडी का जो बच्चे पढ़े हैं बहुत सही, जो बच्चे नहीं पढ़े हैं थोड़ा सा देख लेंगे। बोला है द पॉइंट ऑन द कर्व, कहाँ गया, हाँ x²/9 + y²/16 = 1 एट विच द टेंजेंट आर पैरेलल टू y एक्सिस। सर ये तो शॉर्टकट में भी अगर आप करोगे तो कर सकते हो, क्योंकि वो बोला है कि यहाँ पे x²/9 + y²/16 = 1 है, मतलब इसका जो फिगर होगा, कर्व होगा, कुछ इस तरीके का होगा कि ये हो गया आपका x एक्सिस, ये हो गया आपका y एक्सिस, और ये यहाँ से ऐसे टच करेगा, क्योंकि यहाँ पे r² 9 है, मतलब r कितना है 3 है, और यहाँ पे y के नीचे 16 है, मतलब एक्स, सॉरी यहाँ पे x है 3, मतलब 9 3 का स्क्वायर, और ये हो गया 4। तो यहाँ पे अगर उसको हम लोकेट करेंगे तो यहाँ पे कुछ ऐसा होगा कि ये पॉइंट आपका हो गया 30, ये पॉइंट हो गया आपका -30, ये हो गया आपका 0 4, ये हो गया आपका 0 -4। अगर हम ग्राफिकली वे में जा रहे हैं, ठीक है, वहाँ से आपको क्या पता चल रहा है कि वो y एक्सिस को कहाँ पे पैरेलल हो रहा है टेंजेंट, तो y एक्सिस को कहाँ पे पैरेलल हो रहा है, देखो प्लस और -3 में, मतलब 3 0 में पैरेलल हो रहा है, और -3 0 में पैरेलल हो रहा है, तो मतलब ये हम बोल सकते हैं कि प्लस और -3, 0 में वो पैरेलल हो रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर जो भी है वो, ठीक है। बट अगर उसको हम वे में करेंगे, डेरिवेटिव के वे में, एओडी के रूल में करेंगे, तो पहले तो उसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा आपको, जो भी कर्व दिया रहता है उसका डेरिवेटिव निकालना, तो डेरिवेटिव निकला आपका कितना, -16x/9y। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए वो होता है आपका -1/dy/dx, स्लोप ऑफ नॉर्मल दैट इज -1/dy/dx, मतलब ये हो जाएगा आपका कितना, -dx/dy, -dx/dy, ठीक है। तो -dx/dy हो गया आपका 9y/16x। तो एज पैरेलल टू x एक्सिस, अगर वो पैरेलल टू y एक्सिस है, मतलब आपका dx/, अगर y एक्सिस से पैरेलल है बच्चों, दैट मीन्स
डी एक्स बाई डी वाई इक्वल टू जीरो, ये याद रखना नॉर्मल, ठीक है। और अगर एक्स एक्सिस से पैरेलल है तो ये आपका डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो, ये समझना है, ठीक है। तो ये आपका वाई एक्सिस से था, तो डी एक्स बाई डी वाई इक्वल टू जीरो। अगर डी एक्स बाई डी वाई इक्वल टू जीरो हुआ तो 9y बाई 16x इक्वल जीरो, वाई इक्वल टू जीरो, और तो वाई अगर जीरो हुआ तो एक्स विल बी प्लस और माइनस 3 अकॉर्डिंग टू दैट कॉन्सेप्ट। तो प्लस माइनस 3 जीरो इज द करेक्ट आंसर। तो प्लस माइनस 3 जीरो कहाँ पे है, चेक कर लो, ऑप्शन सी बच्चों, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। बहुत सही क्वेश्चन, जो एओडी पढ़े हैं कर लेंगे, जो एओडी नहीं पढ़े हैं थोड़ा सा देखना पड़ेगा। 17 नंबर क्वेश्चन में आ गए हम फाइनली। 17 नंबर क्वेश्चन में टाइम ऑलरेडी हमारा हो गया 45 मिनट, बट हमने स्टार्ट किया था 10 से, तो लगभग हमारा 35 मिनट अभी तक हुआ है। हमने पूरा रेंज में ही जा रहे थे, देखो 35 मिनट में हमने ऑलरेडी वी हैव कवर्ड 16 to 17 क्वेश्चन। तो हमें बात करके फिर समझा के कर रहा हूँ, आप लोग करोगे तो और क्विकली कर सकते हो। लेवल अप क्वेश्चन बहुत ही सही है सेक्शन ए का। सेक्शन बी जब हम करेंगे उसका देखेंगे क्या है, बट सेक्शन ए का मुझे अभी तक सही लगा। एक दो क्वेश्चन थोड़ा था जो कि थोड़ा सा इधर उधर का था, बाकी सारा क्वेश्चन सही था और बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। ये वाला देखो फिर से आ गया हमारा मैट्रिसेस वाला कॉन्सेप्ट। ना ये क्या कोफैक्टर कहाँ पे होता है, डिटर्मिनेंट में होता है। अच्छा, गिवन दैट यहाँ पे थोड़ा सा देखो, ये स्क्वायर मैट्रिक्स बोला है 3x3 का, डिटर्मिनेंट ऑफ ए दिया है -7, वैल्यू ऑफ, अच्छा यहाँ पे कॉन्सेप्ट लिखा है, ध्यान से अगर देखोगे आप लोग, यहाँ पे लिखा है i इक्वल टू 1 2 3, ये बोला है AI1, है ना, कैपिटल AI2, ऐसे लिखा है ना, हाँ सॉरी, रबर कहाँ गया मेरा, ये वाला को इरेज करो, हाँ क्या क्या मैं दबा दे रहा हूँ, हाँ। अरे चल तू इधर से स्क्रीनशॉट से, हाँ स्क्रीनशॉट मैंने ले लिया, चल अभी तू कहाँ गया, हाँ कहाँ मैं गलती लिखा था, I2 होगा ना बच्चों, थोड़ा सा गलती हो गया, हाँ हाँ ठीक, अभी ठीक है। स्मॉल AI2 कैपिटल AI2, स्मॉल AI2 रिप्रेजेंट्स द एलिमेंट्स एंड कैपिटल AI2 रिप्रेजेंट द कोफैक्टर। तो बच्चों इसको अगर हम रिप्रेजेंट मतलब इसको हम एक्सपांड करेंगे तो इसका मतलब क्या है, समेसन का मतलब क्या है ना, आई के जगह में पहले 1 पुट करेंगे, फिर 1 फिर 2 पुट करेंगे, फिर 3 पुट करेंगे। तो मैं अगर पुट करूँगा पहले मैं कितना, आई के जगह 1 पुट कर रहा हूँ, तो स्मॉल A12 इंटू कैपिटल A12, ठीक, प्लस अभी आई के जगह में 2 पुट करूंगा तो स्मॉल A22 एंड कैपिटल A22, बहुत सही, प्लस अभी 3 पुट करना है तो 32 प्लस कैपिटल A32। बहुत सही से देखो इसको, अगर मैं ध्यान से देखो इस आदमी को, मतलब इस एक्सप्रेशन को, ये अगर ध्यान से आप लोग देखोगे ये किसका एक्सप्रेशन है देखो, और अगर ये मल्टीप्लाई करके सम अप कर देते हैं, ये क्या देता है हमको, वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट देता है, वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट देता है, दैट इज ए का डिटर्मिनेंट देगा, ए का डिटर्मिनेंट देगा, जो कि निकलेगा कितना, -7। -7 इज द करेक्ट आंसर। क्या सर क्या कर दिया, हमको कुछ नहीं समझ में आया, सारा कुछ बाउंस कर गया। अच्छा समझो, बहुत ध्यान से समझो, यहाँ पे जो समेसन लिखा था ये कंफ्यूजन के लिए लिखा गया है। क्या कंफ्यूजन सर, कि यहाँ पे समेसन AI2 और ए कैपिटल AI2 जो लिखा है, तो जब मैंने आई के जगह में 1 पुट किया, पहला एक्सप्रेशन क्या मिला मुझे, A12 कैपिटल A12, फिर जब मैं आई के जगह में 2 पुट किया तो A22 कैपिटल A22, प्लस जब आई के जगह में 3 पुट किया तो A32 और कैपिटल A32। तो ये एक्चुअली किया 1 2 2 2 3 2 1 2 2 1 2 2 2 एंड 3 2 कहाँ पे आ रहा है, C2 में आ रहा है कि नहीं, ये आपका C1 C2 होता है, ये R1 R2 R3 होता है, C2 का ऐसे रहता है ना, पहले में A12, ये वाला A22, ये वाला A32। तो ऑब्वियसली आपका ये क्या था प्रॉपर्टी डिटर्मिनेंट का, कि एक पर्टिकुलर रो या कॉलम का एलिमेंट्स को उसी का कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके उसको अगर ऐड कर देंगे, then we will get the value of the determinant, and hence the value of the determinant already it is given in the question -7, therefore option B is the correct answer, -7। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है क्वेश्चन में, सोल्यूशन का पता नहीं, ठीक है, बहुत सही बात। तो 17 नंबर का क्वेश्चन भी हो गया, आई होप, तो देख लो एक बार, अगर नहीं समझ में आया होगा तो स्क्रीनशॉट ले जाना। फिर भी वहाँ पे मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है कि डिटरमिनेंट A -7 था, N था 3, अच्छा N मतलब ऑर्डर था 3, तो मैंने यहाँ पे एक्सपांड किया तो कितना हुआ, A12 कैपिटल A12, A22 कैपिटल A22, A32, A मतलब एलिमेंट, कैपिटल A मतलब कोफैक्टर, तो जो कि होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए और दैट इज -7। तो क्या है, अगर एलिमेंट इनटू कोफैक्टर करेंगे देन एनी रो और एनी कॉलम का, देन विल गेट द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। प्रॉपर्टी था, एक थ्योरम था, आप लोगों को नहीं पता था एनसीईआरटी में जाके देख लेना, कहीं पे एक पेज नंबर मुझे मेंशन नहीं करना आता, मतलब मैं देखा नहीं, बट आप लोग जाके चेक करना। और एक भी प्रॉपर्टी था कि अगर एलिमेंट को उसके अनदर कोफैक्टर के साथ, एनी अदर कोफैक्टर के साथ मल्टी करके अगर ऐड कर देंगे, विल गेट 0।
ये भी थ्योरम था, अभी याद आ रहा होगा, अभी हाँ सर अभी याद आ गया, ठीक है। तो अगर सेम एलिमेंट और उसी का सेम कोफैक्टर को लेके मल्टीप्लाई करके ऐड करो, विल गेट द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट, बट एलिमेंट्स को अदर उसको छोड़ के अदर कोई भी रो या कॉलम का कोफैक्टर को मल्टीप्लाई करके ऐड करो, विल गेट 0, ठीक। बहुत सही। क्वेश्चन नंबर 7 ऑल्सो कंप्लीटेड बच्चों, बहुत सही सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं बच्चों। फाइनली इतना करने के बाद हमको क्या रियलाइज हुआ कि 18 नंबर बहुत सही है और बहुत ईजी भी है। डायरेक्टली यहां पे लगाओ क्या, चेन रूल, बहुत प्यारा सा हमारा चेन रूल लगाओ। लॉग का चेन क्या होता है, 1/cos e⁻x होता है। कॉस का क्या होता है, माइनस साइन e⁻x होता है। और e⁻x का क्या रहता है, e⁻x रहता है। तो गया हमारा आंसर, साइन बाई कॉस हो गया tan, माइनस का माइनस रहा तो माइनस e⁻x tan e⁻x इज द करेक्ट आंसर। 2 स्टेप में हो रहा है, 20 सेकंड से कम समय में आप लोग कर लोगे अगर अच्छे से कर ले हुए। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सोल्यूशन के लिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर पीडीएफ में यहाँ पे नीचे में टेलीग्राम का ग्रुप है, मैं लास्ट में बताऊंगा आपको, पहले देख लो। 1/cos x माइनस साइन e⁻x साइन बाई कॉस tan हो गया, माइनस tan e⁻x। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन 18 नंबर बहुत सही है। छोड़ो इसको, 18 को छोड़ो, 19 नंबर में आता है। अच्छा फाइनली बच्चों एलपीपी आ गया। एलपीपी जिसका कि बहुत देरी से हमका इंतजार था, एलपीपी फाइनली आ गया। बहुत सही था क्वेश्चन। हमारा एक कंफ्यूजन था कि एलपीपी सर क्या हमको एलपीपी करने देगा, ग्राफ पेपर देगा, वहां से करना पड़ेगा? नहीं, वो सारा कुछ दे देगा। एवरीथिंग इज गिवन इन द क्वेश्चन, बट वी हैव टू जस्ट आपको वैल्यू पुट करना है। पुट द वैल्यू गेट द आंसर वाला कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। क्या सर, क्या वैल्यू पुट करेंगे? तो ध्यान से देखो, मैं थोड़ा सा एनर्जी में आ जा रहा हूँ क्योंकि इतना सारा क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया इतना मिनिमम टाइम में, तो मुझे भी अच्छा लग रहा है, आप लोग भी अच्छा लगना चाहिए अगर आपका लेवल ऑफ प्रैक्टिस उतना है। क्योंकि मैं तो कर लूंगा, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं ऑब्वियसली कर लूंगा। आप कितना कर पा रहे हो प्रैक्टिस करके, वो डिपेंड करता है, ठीक है। हम ज़्यादातर अभी रिविजन के ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे, पहले आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। बहुत सही क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे सारा कुछ दे दिया एलपीपी का। सर मैं थोड़ा सा जूम इन कर दूं क्या? हाँ सर कर दीजिए, बहुत सही। अच्छा यहाँ पे तो सारा कुछ दे ही दिया, यहाँ पे सारा कुछ दे ही दिया, ठीक है। मेरा कलर क्या है, हाँ। तो यहाँ पे टोटल ग्राफ आपको दे ही दिया है। क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार। वेस्ट ऑन द गिवन शेडेड रीजन, फिजिबल रीजन आपको बोलते हैं शेडेड रीजन को, ये रेड वाला पार्ट, रीजन इन द फिजिबल रीजन इन द ग्राफ एट व्हिच पॉइंट द ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमम। ये भी क्वेश्चन है। मैक्सिमम जेड आपको निकालना है बच्चों। ऑलरेडी कॉर्नर पॉइंट भी दे दिया, फिजिबल रीजन के साथ कॉर्नर पॉइंट भी दे दिया। जस्ट आपको मैक्सिमम जेड का वैल्यू मतलब फिजिबल पॉइंट मतलब सोल्यूशन में पुट करके देखना है कहाँ पे मैक्सिमम हो रहा है। तो जब हम मैक्सिमम मतलब मैं चेक किया, अभी तो यहाँ पे मैं नहीं कर रहा। तो कॉर्नर पॉइंट कौन सा है देखो, एक है आपका 010, एक है आपका 020, एक है आपका 15, एक है आपका 5, ये चारों पॉइंट को आपको चेक करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे चेक करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। मैंने टेबल ऑलरेडी बना के रखा था इधर, ठीक है, आप लोगों के लिए। देखो ध्यान से देखो, कहाँ गया मेरा पेन, हाँ। तो अरे हाँ, A 010, B 55, C 15, D 020 कहाँ पे पुट करना है? ऑब्जेक्टिव फंक्शन में। Z हमारा तो क्या था, 3x + 9y था। तो जब मैं 010 पुट किया 90 ऑब्वियसली, जब मैं 55 पुट किया 60, 15 180, 020 180, दोनों में मैक्सिमम आ रहा है, हमको मैक्सिमम ढूंढना था। तो क्या हो सकता है, C भी हो सकता है, D भी हो सकता है। ऑप्शन चेक करते हैं, C और D है। पहले है ऑप्शन बी, क्या ये होगा ऑप्शन बी? नहीं। ऑप्शन सी हो सकता है, ऑप्शन डी हो सकता है। सर क्या ऐसे ऑप्शन दोनों करेंगे? थर्ड लास्ट में एक ऑप्शन है, एवरी पॉइंट ऑन द लाइन सी डी। मतलब मैंने आपको बहुत सही से बताया था कि जब भी ऐसा क्वेश्चन देगा और दोनों पॉइंट में मैक्सिमम हो रहा है, तो उसी लाइन के ऊपर सारे पॉइंट में वो मैक्सिमम होंगे। मतलब सी डी लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स है सारे में वो मैक्सिमम होंगे। तो क्या हो गया, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया? अगर नहीं भी समझो तो समझ जाओ कि मैक्सिमम ऐसे और मिनिमम ऐसे पॉइंट में, अगर दो पॉइंट में, तीन पॉइंट में दे दिया, 2 पॉइंट में, लगभग 2 पॉइंट में देता है। अगर 2 पॉइंट में मैक्सिमम या फिर मिनिमम हो रहा है तो वो सारे पॉइंट के लाइन में वो मैक्सिमम या फिर मिनिमम होगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, बस सी और डी दिया है, बट ऐसा नहीं होगा। ऑप्शन बी तो नहीं ही होगा, तो ऑप्शन डी, दैट इज एवरी पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट सी डी इज द करेक्ट आंसर। सो our answer will be every point on CD, that is option number D। ठीक, बहुत सही है बच्चों। 90 नंबर भी फिनिश्ड। आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। लास्ट क्वेश्चन एओडी का दे दिया, मैक्सिमम मिनिमम का। इसको थोड़ा सा देखना है, जो बच्चे पढ़े हैं बहुत सही, नहीं पढ़े हैं थोड़ा सा देख लेना। लीस्ट वैल्यू ऑफ फंक्शन f (x) = 2 cos x + x इन द क्लोज्ड इंटरवल 0 to π/2 इज। लीस्ट वैल्यू, सबसे लीस्ट वैल्यू। तो लीस्ट वैल्यू निकालने के लिए पहले f(x) निकालो, फिर उसका क्लोज्ड इंटरवल का पॉइंट्स मतलब एंड पॉइंट्स में चेक कर लो और आपका क्रिटिकल पॉइंट में चेक कर लो, और चेक कर लेना कहाँ पे उसका मैक्सिमम मिनिमम, लीस्ट वैल्यू मतलब मिनिमम वैल्यू आ रहा है, ठीक है।
तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी करके रखा है। फंक्शन तो डेरिवेटिव तो आता ही होगा, डेरिवेटिव किए हो मतलब एप्लीकेशन और डेरिवेटिव तो आना ही चाहिए। एफ डैश एक्स हो गया -2 sin x प्लस 1 एफ डैश एक्स, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट हमको निकालना है। क्रिटिकल पॉइंट के लिए यहाँ पे बच्चे समझेंगे सर जीरो कैसे हो गया, ठीक है, ये जीरो मैंने लिया है टू फाइंड आउट द क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। तो एफ डैश एक्स जीरो, तो -2 sin x इक्वल टू जीरो, तो -2 sin x इक्वल टू -1 sin x इक्वल टू 1/2, देन sin x कहाँ पे 1/2 होता है π/6 में, क्योंकि हमारा 0 to π/2 ही गिवन था इंटरवल, तो π/6 हो गया आपका इंटरवल। तो इतना तो समझ में आ गया। अभी आपको कहाँ पे चेक करना है, मैंने बोला एक तो आपको एंड पॉइंट में चेक करना है, सॉरी हाँ, आपको एक बार एंड पॉइंट में चेक करना है और क्रिटिकल पॉइंट में चेक करना है। तो ऑब्वियसली 3 पॉइंट हो गया, एक हो गया 0, एक हो गया π/6 क्रिटिकल, एक हो गया आपका π/2। तीनों पॉइंट में चेक करके देखना है कि लिस्ट वैल्यू कहाँ पे आ रहा है। पहले मैंने 0 में चेक किया, सॉरी 0 कहाँ गया, हाँ 0 में चेक किया, अरे हाँ, जब मैंने बच्चों 0 में चेक किया तो 2 इंटू कॉस 0 प्लस 0 ऑब्वियसली 2, इसका आंसर निकला 2। जब मैं π/6 में चेक किया, मतलब वैल्यू को π/6 में एफ ऑफ π/6 करना है, तो 2 cos π/6 प्लस π/6 अभी cos π/6 होता है √3/2, 2 कैंसिल, तो √3 प्लस π/6 निकला। बट पाई का जो वैल्यू है रियल नंबर में अगर लेंगे तो 3.14 लेना पड़ रहा है हमको, तो 3.15/6 ये कहीं ना कहीं आपका 0.5 के साथ हो रहा है, मैंने कैलकुलेट किया था। तो 1.5 प्लस 0.5 विल गेट 2.2, तो π/6 तक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अभी आता है π/2 में, तो 2 cos π/2 प्लस π/2, 2 इंटू कॉस π/2 0 प्लस π/2, तो मिला कितना π/2, तो π/2 मिला, मतलब पाई का वैल्यू हो गया सपोज 3.14/2, तो कहीं ना कहीं उसका वैल्यू 1.5 के आसपास आ रहा है, जो कि 1.5 है। यहाँ पे 2 निकला था, यहाँ पे 2.2 निकला, यहाँ पे 1.5 निकला बच्चों, 1.57, दैट इज लिस्ट। तो ऑब्वियसली आपका लिस्ट वैल्यू कहाँ पे आ गया, π/2 में, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक बच्चों, बहुत सही। फाइनली टाइम कितना हुआ देखो, 56 मिनट हुआ है, बट पहले 15 मिनट को अगर छोड़ देंगे तो 40 मिनट में हम 20 क्वेश्चन किए, मतलब पर क्वेश्चन आपको 2 मिनट लग ही रहा है, तो बाकी और 20 क्वेश्चन करना है आपको। यहाँ पे तो सेक्शन ए में 20 क्वेश्चन से आपको एनी 16 करना है, तो आपको टाइम मिल जाएगा 4-5 मिनट का, ठीक है। तो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड वेरी नाइसली अवर सेक्शन नंबर 1, सेक्शन नंबर ए, वेयर वी हैव डन 1 से 20 नंबर तक का क्वेश्चन। तो अगर मैं शॉर्टकट में एक थोड़ा सा एनालाइज करूँ क्वेश्चन पेपर को, तो मुझे जैसा लगा, मुझे जैसा फील हुआ कि आपका 15 क्वेश्चंस पूरा इजी था, पूरा इजी लेवल का था अगर, बट इजी लेवल इन द सेंस आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए, ठीक है। 3 क्वेश्चन ऐसा था जो कि मीडियम लेवल का था, मीडियम मतलब थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट वाइज जाना है, और 2 ऐसा क्वेश्चन लगा थोड़ा सा हार्ड, तो नहीं बोलूंगा मैं, थोड़ा हार्ड नहीं बोलूंगा, बट हार्ड के लेवल में उसको रख रहा हूँ, जो कि थोड़ा सा। तो 15 क्वेश्चन आर देयर, तो बट आपको वी हैव टू अटेम्प्ट एनी 16, तो 15 तो ऐसे ही हो रहा है, और एक क्वेश्चन कहीं से करो, तो 16 क्वेश्चन आराम से आप अटेम्प्ट कर पा रहे हो विद इन। मैं जितना फील किया इसको, अगर हम पेपर में करेंगे तो अगर प्रैक्टिस अच्छे से हुआ होगा, सो विद इन आपका 40 मिनट मिलेगा, 30 to 35 मिनट में आपका सही से हो रहा होगा 16 क्वेश्चन, हार्डली 30 to 30। अगर बच्चा और थोड़ा जल्दी करे तो 25 से 30 के अंदर भी वो कर सकता है, तो वो डिपेंड करता है आप कितना कर रहे हो। तो सैंपल लेवल में ऐसे क्वेश्चन दिया है, तो मतलब आपका एक क्लियर कट आइडिया दे सकते हो आप लोग कि सेक्शन ए में जो क्वेश्चन आने वाला है उसका जो लेवल होना है वो इजी लेवल का ही रहना है, जिसको कि आपको 25 से 30 मिनट के अंदर सॉल्व करके रखना है। बाकी सेक्शन बी और सेक्शन सी का देखेंगे सॉल्व करने के बाद, मैं उसका रिव्यू दूंगा क्या हो क्या नहीं। तो अभी के तक के लिए आई होप कि ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है, इसको वीडियो को पूरा फैला दो बच्चों के साथ, आपके जितने भी स्टैंडर्ड 12 के बच्चे हैं उनको शेयर करो, ताकि जितना हो सके। ऑब्वियसली बच्चे अभी तक सॉल्व कर लिए होंगे, बट कहीं ना कहीं अगर एक बार क्विक रिवीजन कर लेंगे तो और थोड़ा क्विकली आप लोगों को कॉन्सेप्ट को पता चल जाएगा। जो बच्चे सैंपल पेपर कर लिए हैं बहुत सही, इस रिलेटेड क्वेश्चन को करेंगे। जो बच्चे नहीं किए हैं पहले इसको कर लेंगे, और अगर नहीं किए हो सब्सक्राइब वो भी कर लो, क्योंकि जल्दी से नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और एक बात, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, तो नीचे में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने दे दिया है। टेलीग्राम चैनल मेरा है क्लास 12 का, जहाँ पे कि रेगुलर बेसिस में मैं क्वेश्चन केस बेस्ड स्टडी सारा कुछ पोस्ट करता हूँ। यहीं पे मैं इसका पीडीएफ भी पोस्ट कर दूंगा, आप लोग जहाँ के वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो। बहुत सही सा चैनल बनाया है, जहाँ पे कि मैं हर रोज़ ट्राई करता हूँ, क्योंकि हर रोज़ तो नहीं हो पाता, बट जितना दिन होता है मैं ट्राई करता हूँ। तो नीचे में टेलीग्राम का लिंक है, जिसको ये पीडीएफ चाहिए वो बना सकते हो, या फिर चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और अगर आप लोग कर लिए हो तो बहुत सही, बस रिविजन कर लेना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ज़्यादा लेंदी में नहीं करना चाहता। नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे पार्ट 2, ये पार्ट 1 था, पार्ट 2 में हम आएंगे और इसका पार्ट 2 लेकर, जहाँ पे कि हम 21 से लेकर 45 तक बस एमसीक्यू हम सॉल्व करेंगे, बट केस स्टडी वाला मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। तो टिल देन टेक केयर ऑल ऑफ यू, स्टे सेफ, स्टे एट योर होम, और बहुत अच्छे से रहो, पढ़ाई करो, और जितना भी डाउट है उसको क्लियर करो। चैनल अगर डाउट कुछ भी रह रहा है, आप लोग जाके कांटेक्ट भी कर सकते हो आपके सब्जेक्ट टीचर्स को, क्लास टीचर को, जहाँ पे भी आप लोग पढ़ रहे हो उनके टीचर को पूछो। बट अभी आपको पूछना पड़ेगा, अगर आप लोग अभी डाउट क्लियर नहीं कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप लोग बहुत सारा कॉन्सेप्ट को मिस कर रहे हो, ठीक है।
नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवीजन नोट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सारा कुछ को आपको क्लियर होना है। और यहाँ से आपको पता चल रहा है एनसीईआरटी लेवल का क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से आपको प्रैक्टिस करना है टू स्कोर 40 on 40। बहुत जल्दी मैं एक वीडियो लेके आ रहा हूँ जहाँ पे कैसे आप 40 on 40 रखोगे, उसका भी क्या स्ट्रेटेजी रहना चाहिए, सारा कुछ मैं बताऊंगा। बहुत सारा प्लानिंग है, चल रहा है उसके ऊपर काम, और बहुत जल्दी आपके लिए आ जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा देरी ना करके वीडियो को एंड करते हैं यहाँ पे, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑल ऑफ यू, स्टे सेफ, स्टे एट योर होम। जय जगन्नाथ।